Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि हम कॉन्टेक्चुअलिस्ट को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में हमने हॉब्स एंड लॉक को समझा था क्योंकि वो दोनों कॉन्टेक्चुअलिस्ट है। आज हम थर्ड जो कॉन्टेक्चुअलिस्ट है रूसो, उसके बारे में समझेंगे। रूसो भी एक कॉन्टेक्चुअलिस्ट है और जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था कि इन थिंकर्स के विचारों के ऊपर उस समय की परिस्थितियों और काल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। रूसो भी उनमें से ही एक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों में हॉब्स, लॉक के साथ साथ रूसो का नाम भी जुड़ा हुआ है, किंतु रूसो का दर्शन हॉब्स एंड लॉक से एकदम भिन्न है। जैसा कि जहाँ हॉब्स ने राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, वहीं लॉक ने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का उद्घाटन किया है। जहाँ तक रूसो का नाम लेते हैं, वहाँ रूसो का नाम लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ जुड़ जाता है। उनके विचारों का भी ये प्रभाव था कि फ्रांस में क्रांतिकारियों की प्रेरणा उन्हें मिली और फ्रेंच क्रांति के साथ रूसो का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। रूसो की रचनाओं में हम सोशल कॉन्टेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण रचना है और इस ग्रंथ में उनके समस्त राजनीतिक विचारों का उसमें निचोड़ है और इसी ग्रंथ में वह सामान्य इच्छा के सिद्धांत का भी प्रतिपादन करता है। वस्तुतः रूसो के राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र संबंधी विचार एक साथ दिखाई देते हैं। रूसो की रचनाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि रूसो ने जिस समय अपने इन रचनाओं का विवेचन किया था, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी रचनाएं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिली, जिसके अंतर्गत नंबर 1 डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस। इसके अंतर्गत रूसो ने बताया है कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की अवनति में क्या योगदान दिया। सेकेंडली, इनकी रचनाओं की अपन बात करते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसके अंतर्गत रूसो ने बताया कि समाज में विषमताएं कैसे पैदा हुई। थर्डली, वी टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिटिक्यो। इसके अंतर्गत रूसो द्वारा लिखित एक ऐसा लेख है जिसका संपादन विश्वकोश में प्रकाशित हुआ। फोर्थली, उनकी बुक है सोशल कॉन्टेक्ट। इसके अंतर्गत इन्होंने राजदर्शन संबंधी गंभीर विचारों का विवेचन किया। फिफ्थली, लेटस डी लव मोटेन। इस ग्रंथ के अंतर्गत भी इसी तरह द स्माइल, जिसे द इमाइल कहते हैं, इसमें शिक्षा संबंधी प्रगतिशील विचारों का उल्लेख है। एंड लास्टली, कन्फेशंस। ये रूसो की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसके माध्यम से रूसो ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि प्रत्येक थिंकर पर उनकी परिस्थितियों का इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम देखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑन रूसोस थॉट, कि रूसो के विचारों पर किन का प्रभाव अधिक रहा। रूसो की विचारधारा पर उसके युग की परिस्थितियों तथा अनेक राजनीति दार्शनिकों का प्रभाव दिखाई देता है। इसको हमने निम्न तरह से बताने का प्रयास किया है। नंबर 1, रूसो के विचारों पर जॉन लॉक और प्लेटो का स्पष्ट प्रभाव है। इस संबंध में बार्कर ने लिखा है कि रूसो ने आरंभ तो अवश्य ही लॉक से किया है, पर लौट कर वह प्लेटो के रिपब्लिक तक पहुंच जाता है और फिर वह आगे बढ़कर हीगल की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। सेकेंडली,
अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना करते समय रूसो पर हॉब्स और लॉक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। हॉब्स के प्रभाव के कारण रूसो के विचार तीव्र व्यक्तिवादी प्रतीत होते हैं और अंत में वह निरंकुशतावाद का भी समर्थन कर बैठता है तथा लॉक के प्रभाव के कारण ही वह लोकतंत्र का समर्थक है तथा राज्य की स्थापना का आधार सहमति मानने लग जाता है। थर्डली, जिनेवा के वातावरण से भी रूसो प्रभावित हुआ, इसलिए उनके राजनीतिक चिंतन विचार स्थानिक है और वो छोटे नगर राज्यों के पक्ष में था। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसो के विचारों पर उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात हम देखेंगे मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ रूसो कि रूसो के राजनीतिक विचार क्या क्या है। यद्यपि हमने हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है, तथापि उसका उद्देश्य उसकी तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र ही नहीं था। इनके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अतः वह समाज और राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचना करता है और इसी आधार पर वह मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का भी वर्णन करता है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है और जिसके अंतर्गत रूसो के विचार निम्न हैं। सबसे पहले रूसोस थ्योरी ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंतर्गत हम ह्यूमन नेचर की बात करेंगे। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एवं तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो वृत्तियां हैं, सेल्फ लव एंड सिंपैथी, स्वार्थ और परमार्थ, जो आपसी कश्मकश में रहती है। इस तनाव में वह चेतना, एक ऐसी चेतना का जन्म होता है। अतः रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। अतः रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, चिंता रहित, स्वस्थ और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स और लॉक से कुछ भिन्न है। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक दशा में रहने वाला मनुष्य न केवल क्रूर था बल्कि दूसरी ओर लॉक के मनुष्य का प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला माना गया है। सेकेंडली, स्टेट ऑफ नेचर। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति को न कोई घर था न उसकी कोई संपत्ति थी। अतः मनुष्य अपनी प्रकृति की सादगी और परमार्थ की भावना के साथ सादगी से रहता था। अतः रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक भावनाओं से युक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग की दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए रूसो एक नोबल सेवियर शब्द का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है कि वह एक आदर्श बब्बर था। अतः प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। थर्डली, कॉजेज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझौते के क्या कारण थे? चूँकि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य एक निर्दोष और मासूम निर्मल पक्षी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ
स्वच्छंदतापूर्ण विहार करता था और एक मस्त जीवन व्यतीत करता था। लेकिन इसके अंतर्गत हमने देखा कि धीरे धीरे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ, वे धीरे धीरे किसी स्थान पर बसने लगे और आपस में मेल मिलाप बढ़ने लगा। इसी के अंतर्गत जब संपत्ति संबंधी सर्व मानव समाज में पैदा हो गया और सुख शांति स्वाभाविक समानता स्वतंत्रता समाप्त हो गई और दास प्रथा जैसी बुराइयां उत्पन्न हुई, उस समय व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसमें मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता और इन सबको से अलग कर दिया। अतः रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिनको लक्ष्य करते हुए वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है। फोर्थली, इसके अंतर्गत सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचर ऑफ स्टेट कि सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप क्या था। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण करते हैं, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया है। अतः रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एकदम एक नैतिक तथा सामूहिक निकाय, जिसे हम कलेक्टिव बॉडी कहते हैं, का जन्म होता है, जिसमें कि उतने ही सदस्यों से ये मिलकर बनता है जितने कि उनके मत होते हैं। अतः समुदाय बनाने के इस कार्य से ही इस निकाय को अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता और अपनी जीवन तथा उसकी इच्छा प्राप्त होती है और इस तरह से सामाजिक समझौतों द्वारा निर्मित राज्य को जनरल विल कहा जाता है, सामान्य इच्छा कहा जाता है और संप्रभुता की अभिव्यक्ति भी सामान्य इच्छा ही होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सामाजिक समझौते का आविष्कार हुआ। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि रूसो के सामाजिक समझौते को की कई विशेषताएं थी, जिसके आधार पर हमने देखा कि ये समझौता कैसे हुआ। इसके अंतर्गत हमने निम्न विशेषताओं को लिया। नंबर 1 कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अपने सभी अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है और इस समर्पण का आधार और शर्त है कि समता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया है। सेकेंडली, समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान, जीवन तथा इच्छा होती है। थर्डली, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत हो जाता है और वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में वह ढल जाता है। इस प्रकार रूसो का सामाजिक समझौता हॉब्स और लॉक के समझौते से भिन्न होते हुए भी प्रभावित अवश्य होता है। अतः हॉब्स की भांति ही रूसो ने माना है कि समझौते के लिए उत्सुक व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार बिना किसी शर्त के समर्पित कर दिए, लेकिन यह अवश्य है कि हॉब्स के गंतव्य के विपरीत ये अधिकार किसी एक व्यक्ति या समूह को नहीं सौंपे गए, बल्कि लॉक की भांति रूसो ने यह स्वीकार किया कि समझौते के बाद संपूर्ण सत्ता समाज में ही निहित रही। अतः रूसो की इस स्थिति के बारे में गेटल ने लिखा है कि रूसो की रचना का यह भाग हॉब्स और लॉक दोनों से प्रभावित था। हॉब्स की पद्धति और लॉक के निष्कर्ष को जिज्ञासापूर्वक संयुक्त कर दिया गया।
इस प्रकार हॉब्स की तरह जहाँ सत्ता निरंकुश स्थापित हुई, वहाँ लॉक की तरह व्यक्ति अब भी समान अधिकार रखते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसो के सामाजिक समझौते की निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसको हमने ऊपर बताया आपको। लेकिन तत्पश्चात हम देखेंगे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में समझौते का ये सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा, परंतु रूसो की मृत्यु के तत्पश्चात इसका पूर्ण पतन हो गया। इसके अंतर्गत बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, एडमंड आदि विचारकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की और निम्न तर्कों के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, प्राकृतिक अवस्था को इन्होंने काल्पनिक बताया। उनका ये कहना है कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह निराधार एवं काल्पनिक है। ऐतिहासिक तथ्य या किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं करते कि मनुष्य ऐसा शांतिमय, सुखमय और आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। सेकेंडली, उन्होंने कहा है मानव स्वभाव का गलत अध्ययन। रूसो की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण मानव स्वभाव की गलत धारणा पर बना है। उनका मत है कि मौलिक रूप से मनुष्य अच्छा और गुणी है, उसके समझ दोष बाह्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण है। थर्डली, विचित्र विरोधाभास। रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है। दूसरी ओर रूसो यह बताता है कि समाज समझौते का परिणाम है। यह एक विरोधाभास है जो समझौते की धारणा को असंगत बनाता है। इसके अतिरिक्त रूसो के वर्णन में एक अन्य असंगति यह है कि कहीं तो वह समझौते की ऐतिहासिक घटना कहता है और कहीं उसे वह निरंतर चलने वाला क्रम कहता है। फोर्थली, सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध। रूसो सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का भी विरोध करता है। उसकी ये मान्यता है कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ वैसे वैसे उसका पतन हुआ। लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है कि मानव जाति का आज तक इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास ही रहा है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के क्षेत्रों में विकास के जिन शिखरों को आज मनुष्य स्पर्श कर पाने में सफल हुआ है, वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ है। फिफ्थली, राज्य समझौते का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है। रूसो की धारणा ये सरासर गलत मानते आलोचक कि राज्य का जन्म किसी समझौते के कारण हुआ। आज यह सिद्ध हो चुका है कि राज्य का किसी समय विशेष जन्म नहीं हुआ, बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। सिक्सथली, व्यक्ति की निरंकुशता को के हवाले कर देना। रूसो के अनुसार समझौते के द्वारा व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को समर्पित कर देता है, अतः उसकी स्थिति स्वतंत्रता और अधिकार विहीन हो जाती है। अतः रूसो इनकी सफाई कर यह कहकर देता है कि समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति अपनी खोई स्वतंत्रता और अधिकार पुनः प्राप्त कर लेता है, किंतु यह एक सैद्धांतिक कथन मात्र है। वास्तविकता यह है कि रूसो ने व्यक्ति को पूर्णतः सामान्य इच्छा की निरंकुशता के हवाले कर दिया है। सेवंथली, व्यक्ति की स्थिति हास्यप्रद। रूसो ने व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व प्रदान करता है। शासन के रूप में वह नागरिक है और कानूनों का आदेश पालन करने के रूप में उनकी प्रजा है, अर्थात वह नागरिक और प्रजा दोनों ही है। नागरिक इस दोहरी स्थिति से जो परिणाम निकलते हैं वे बुद्धि से परे और हास्यपद है। इस तरह से यह आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया है। 8, रूसो का राज्य शीश कटा लेवियाथन। आलोचकों का मानना है कि रूसो राज्य व समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं करता। फलतः रूसो का राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य बन जाता है, जिसे आलोचकों ने शीर्षविहीन लेवियाथन कहा है। इतनी आलोचना होने के पश्चात भी हम रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में ये कहेंगे कि रूसो के सिद्धांत की आलोचना आलोचकों ने की है। इसे काल्पनिक या निरंकुश कहा गया है और इसके साथ उनके सिद्धांत, लेकिन उस सिद्धांत का महत्व भी है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा
रूसों ने दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर कटु प्रहार किया है और इस सिद्धांत ने राज्य को मानवीय संस्था बताकर निरंकुश शासन का विरोध किया है। और इस रूसों के इस सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य और शासन का आधार जन सहमति रहा है और इसने लोकप्रिय संप्रभुता को सुदृढ़ बनाया है। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसों के सामाजिक समझौता सिद्धांत किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से सामाजिक समझौते में ह्यूमन नेचर और प्राकृतिक अवस्था क्या थी, क्या इसके सिद्धांत की विशेषताएं थी और आलोचकों ने इसको क्यों स्वीकार नहीं किया। आज के वीडियो में हम रूसों के इसी सिद्धांत का यहीं तक प्रतिपादन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रूसोस थ्योरी ऑफ जनरल विल को लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।